हाँ, नमस्कार साथियों। आज हम बात कर रहे हैं राजनीतिक दल के बारे में। तो हम इन चार पहलुओं पर चर्चा करेंगे। राजनीतिक दल की अर्थ या परिभाषा क्या है, राजनीतिक दलों के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं, राजनीतिक जो दलीय प्रणाली है उसके कौन कौन से प्रकार हैं और राजनीतिक दलों के कार्य क्या हैं। ये आज के टॉपिक के हमारे जो सब टॉपिक रहेंगे जिन पर हम अभी चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि राजनीतिक दल से क्या अभिप्राय है, अर्थ क्या है राजनीतिक दल का। तो जो राजनीतिक दल से अभिप्राय है, राजनीतिक दल ऐसे लोगों का समूह होता है जिसमें समान विचारधारा वाले लोग किसी दल से जुड़ते हैं और संवैधानिक तरीके से सत्ता प्राप्ति करना चाहते हैं और वो सत्ता तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद फिर वो अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से समाज में बदलाव करने की शुरुआत करते हैं। तो सीधा सा अभिप्राय है, राजनीतिक दल एक समान विचारधारा वाले लोगों का समूह है जो संवैधानिक तरीके से सत्ता प्राप्ति कर अपनी विचारधारा के अनुरूप समाज को बदलने की कोशिश करता है। तो ये बेसिक बात है राजनीतिक दल से अभिप्राय करने के। हमने देखा कि राजनीतिक दलों के गठन में विचारधारा की बड़ी भूमिका होती है। यहाँ विचारधारा को यहाँ लेकर आ रहे हैं तत्व के रूप में कि ऐसे कौन से तत्व होते हैं जो राजनीतिक दलों के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं या जिनके आधार पर राजनीतिक दलों का गठन होता है। तो उनमें सबसे पहले भूमिका विचारधारा की होती है। विचारधारा के अनुरूप राजनीतिक दलों का निर्माण होता है, जैसे समाजवादी विचारधारा, पूंजीवाद या कुछ मध्य मार्गी दल होते हैं जो थोड़ा बहुत उनमें पूंजीवाद के लक्षण भी मिलते हैं, कुछ उनके काम समाजवाद की ओर भी होते हैं। तो इन्हें मध्य मार्गी कहा जाता है। तो ये बेसिक रूप से राजनीतिक दलों का एक जो एलिमेंट है विचारधारा का। और जो सैद्धांतिक राजनीति है उसमें राजनीतिक दलों के लिए गठन का सबसे महत्वपूर्ण आधार विचारधारा को ही माना जाता है। लेकिन जो जो राजनीतिक व्यवस्थाएं आगे बढ़ी हैं तब ये देखा गया है कि विचारधारा के अलावा और भी दूसरे पहलू हैं, दूसरे कारक हैं जिन्होंने राजनीतिक दलों के निर्माण में अपना योगदान दिया है, उनके निर्माण को प्रेरित किया है। तो उसमें धर्म की भूमिका भी देखी गई है। धर्म के आधार पर अगर हम भारत में बात करें तो हमारे सामने दो राजनीतिक दलों का निर्माण धर्म के आधार पर हुआ जिनका मुझे अभी याद आ रहा है, और भी हो सकते हैं। एक तो शिरोमणि अकाली दल है जो पंजाब में सक्रिय है और एनडीए का वो घटक है। इसी तरह जो मुस्लिम लीग है, खासतौर पे केरल एरियाज में वो उसका अपना प्रभाव क्षेत्र है। तो ये जो मैंने दो दलों के नाम बताए हैं ये धर्म के आधार पर गठित हुए हैं। तो राजनीतिक दलों के निर्माण में धर्म की भी भूमिका होती है, क्षेत्र की भी भूमिका होती है। जैसे अपने जो चंद्रशेखर राव की पार्टी है तेलंगाना राष्ट्र समिति, तो वो क्षेत्रीय अस्मिता पर है, उसका गठन हुआ है। इसी तरह आप और भी देखेंगे भाषा के आधार पर भी आपको मिल जाएगा। जैसे टीडीपी है, तेलुगु देशम पार्टी चंद्रबाबू नायडू की। तो तेलुगु जो भाषा के लोग हैं वो उस भाषा की अस्मिता को आधार बनाकर, कभी क्षेत्र की अस्मिता को आधार बनाकर, कभी धार्मिक अस्मिता को आधार बनाकर आज जो बहुल सांस्कृतिक देशों में राजनीतिक दलों का गठन हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीतिक दलों के गठन में पर्यावरण का मुद्दा भी हावी हो रहा है। न्यूजीलैंड, कनाडा, ऐसे बहुत से यूरोपीय देश हैं जहां ग्रीन पार्टी नाम से राजनीतिक दल उभर रहा है। कहीं वो
काफ़ी प्रभावी भूमिका में है, कहीं वो अपने शुरुआती स्टेप पे है। तो लेकिन उसका जो मुख्य मुद्दा एक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट या पर्यावरण मित्र विकास को लेकर है, वो जो एक भौतिकवादी विकास का जो दौर चल रहा है, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का वैज्ञानिक तरीके से दोहन हो रहा है, वो इस विचारधारा पर केंद्रित है, ताकि जो पर्यावरणवाद का जो विचार है उसको जीवित किया जा सके, मुख्य धारा में लाया जा सके, विमर्श का हिस्सा बनाया जा सके। तो ये कुछ मैंने बताए हैं जो आज के दौर में राजनीतिक दलों के गठन में अपनी भूमिका निभाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि केवल यही है, और भी कारक निकल सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पर हमने आपके सामने 5 कारक बताए हैं, निर्धारक तत्व बताए हैं, जो राजनीतिक दलों के निर्माण में भूमिका निभाते हैं: विचारधारा, धर्म, क्षेत्र, भाषा, पर्यावरण। और हाँ, एक और भी है, जैसे महापुरुषों का व्यक्तित्व किसी व्यक्ति की विचारधारा, खासतौर पे जो जिन्हें महापुरुष का दर्जा दे सकते हैं, राजनीतिक दलों के गठन में उनकी आइडियोलॉजी की भूमिका निभाती है। जैसे समाजवादी पार्टी है, वो राम मनोहर लोहिया की आइडियोलॉजी को फॉलो करने के बाद कहती है, ये अलग बात है कि उस आइडियोलॉजी को वो कितना पालन करती है। लेकिन इसी तरह आरजेडी है, जेडीयू है, ये जयप्रकाश नारायण की विरासत को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। बहुजन समाज पार्टी है, वो अंबेडकर और काशीराम की आइडियोलॉजी को फॉलो करने की बात करते हैं। तो ये कुछ व्यक्ति की विचारधारा को फॉलो करते हुए भी राजनीतिक दलों का गठन होता है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं राजनीतिक दलों के प्रकार क्या है। राजनीतिक दलों के प्रकार की बजाय हम यहाँ बात करें दलीय प्रणाली के कौन कौन से रूप हैं। राजनीतिक दलों के प्रकार तो हमने बताए हैं कि विचारधारा के आधार पर आप कह देते हैं कि ये जो समाजवादी विचारधारा वाले दल हैं, ये पूंजीवादी विचारधारा वाले दल हैं, या ये मध्यमार्गी हैं, या ये पर्यावरणवादी हैं। जो भी हम एक दल विशेष की बात करते हैं प्रकारों में, लेकिन हर राजव्यवस्था में एक पॉलिटिकल सिस्टम भी होता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज का, हम उस पर बात कर रहे हैं। तो जो दलीय प्रणाली है, उसके कौन कौन से प्रकार हैं। तो जो दलीय प्रणाली है, उसमें पहला प्रकार है एक दलीय प्रणाली। एक दलीय प्रणाली के दुनिया में 2 रूप हैं। एक रूप साम्यवादी देशों में है, जिनमें चाइना, क्यूबा, उत्तरी कोरिया, इन देशों में है, या जो तानाशाही वाले देश होते हैं उनमें होती थी। तो जहाँ एक दलीय प्रणाली का ये जो रूप है, जो अभी मैंने बताया है, इसमें नियम ऐसा बना दिया जाता है, कानून ऐसा बना दिया जाता है कि एक ही दल अस्तित्व में रहेगा और दलों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, दूसरा दल निर्मित ही नहीं हो सकता। तो और एक दलीय प्रणाली का एक रूप है एक दलीय प्रभुत्व वाली प्रणाली। उसमें दल तो बहुत से होते हैं राज व्यवस्था में, लेकिन जनादेश का अधिकांश हिस्सा किसी एक दल को मिल जाता है और वही पावर में रहता है। विपक्ष की स्थिति बेहद नगण्य किसी रहती है। जैसे भारत की राजनीति में जब शुरुआत का दौर था, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का दौर था, तो उस समय कांग्रेस की स्थिति एक दलीय प्रभुत्व की थी। ऐसा नहीं था कि कांग्रेस के अलावा और दल नहीं थे, बहुत से दल थे, लेकिन उन दलों की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो कांग्रेस के जनादेश का बड़ा हिस्सा ले जाएं या वो सत्ता में कांग्रेस का विकल्प बन सके। यहाँ तक कि वो विपक्ष की भी हैसियत नहीं निभा पा रहे थे। लेकिन धीरे धीरे वो चेंज होता हुआ और आज कांग्रेस सत्ता से बाहर है, जो किसी दौर में उसके सामने विपक्ष की स्थिति नहीं थी। तो ये एक दलीय प्रणाली के 2 रूप हैं।
एक पहला प्रकार जहाँ केवल दलीय होता है, कानूनी कुछ इस तरह का। दूसरा, जहाँ दलों को तो बहुत सौ की आज़ादी होती है, लेकिन जो जनादेश है वो किसी एक दल को मिलता है। इस तरह का भारत उदाहरण है। इसी तरह का जो उदाहरण फ्रांस में है। तो ये जो देश हैं ये तो खैर बहुदलीय प्रणाली में, एक दलीय प्रणाली का जो उदाहरण तो हमने जो बताया है वो जो साम्यवादी देश है वही है। भारत में मौजूदा समय में हम इसको लागू नहीं कर सकते, लेकिन शुरुआत में ऐसा ही था। जब शुरुआती 15-20 वर्षों तक की भारत की राजव्यवस्था थी तो उसमें एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली थी, दल तो बहुत से थे। दूसरा है द्विदलीय प्रणाली। द्विदलीय प्रणाली से अभिप्राय है कि किसी राजव्यवस्था में दल तो बहुत से होते हैं, लेकिन दो दलों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यानी कि जनादेश का अधिकांश हिस्सा उन्हीं दो दलों के बीच बंट जाता है और सत्ता में भी वही दल आते रहते हैं। कभी एक दल आ गया, कभी दूसरा दल आ गया। जैसे अमेरिका में कभी रिपब्लिकन पार्टी पावर में आ जाती है, कभी डेमोक्रेट्स आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका में केवल ये दो ही दल हैं, दल तो बहुत से हैं, लेकिन उनका जो वजूद कहें या राजव्यवस्था में उनकी जो स्थिति है वो इतनी मजबूत नहीं है कि वो सत्ता में आ जाए, वो विपक्ष के काबिल भी नहीं है। तो इस तरह की जो व्यवस्था है वहाँ द्विदलीय प्रणाली कही जाती है। इसका जो उदाहरण हमें अभी अमेरिका तो बताया ही है, कनाडा है, ब्रिटेन है, ये द्विदलीय व्यवस्था वाले देश हैं। हमारे सामने बांग्लादेश का उदाहरण है, अवामी लीग है, वहाँ एक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है जो खलीदा शेख की है। तो ये द्विदलीय प्रणाली है। तीसरा इसमें है बहुदलीय प्रणाली। बहुदलीय प्रणाली से अभिप्राय है कि किसी भी राज्यव्यवस्था में बहुत से दलों को निर्माण की भी इजाज़त होती है और वो सत्ता में साझेदारी भी करते हैं। जनादेश का उनके पास एक हिस्सा भी आता है। यानी कि जहाँ भी बहुदलीय प्रणाली होती है वहाँ कई दल राजव्यवस्था में सक्रिय होते हैं और सत्ता तक भी पहुँचते हैं। तो भारत में जो बहुदलीय प्रणाली का जो दौर है वो जब हमें बताया था कि 1967 के इलेक्शन के बाद जब कांग्रेस की स्थिति एक दौर में कमज़ोर हुई, तब बहुदलीय प्रणाली का उभार है वो आगे आया और 90 के दशक में तो ये अपने उफान पर था। हालांकि आज बहुदलीय प्रणाली है, बहुत से दलों को जनादेश भी मिला है, लेकिन फिर भी एक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जिसको स्पष्ट जनादेश से भी अधिक जनादेश मिला है। तो ये हर देश की जो दलीय प्रणाली में भी अलग अलग दौर आते रहते हैं, लेकिन हम एक लंबे पीरियड को ध्यान में रखते हुए किसी राजव्यवस्था को ये तय करते हैं कि वहाँ दो दलीय प्रणाली है, बहुदलीय है कि एक दलीय है। अगर हम भारतीय राजनीति में बात करें तो नेहरू का जो दौर था वो एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली का था। फिर एक बार बीच में जब राम मनोहर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया तो उस दौर में एक बहुदलीय व्यवस्था उभर कर आया, चाहे प्रांतीय स्तर पर ही सही। उसके बाद एक ऐसा भी दौर आया जब 1977 का इलेक्शन हुआ कि भारतीय राजव्यवस्था द्विदलीय व्यवस्था के करीब चली गई। उस समय जो जनता पार्टी और कांग्रेस, इन दो दलों के बीच ही जनादेश का बड़ा हिस्सा बट गया। जनता पार्टी सत्ता में आई, कांग्रेस विपक्ष में आई। तो लेकिन उसके बाद फिर बहुदलीय व्यवस्था का दौर आया। जब 1984 का इलेक्शन आया तो फिर राजीव गांधी जी को 415 के करीब सीटें मिली, तो और दल है वो विपक्ष की हैसियत में भी नहीं है। तो राजव्यवस्थाओं में इस तरह के दौर आते हैं जब हमें कभी किसी तरह की दलीय व्यवस्था उभरती हुई दिखती है, लेकिन ये कोई स्थायी नहीं होता है, समय के साथ बदलाव होता है। तो ये दलीय प्रणाली के प्रकार पर हम बात कर रहे थे। बहुदलीय प्रणाली का उदाहरण भारत तो है, भारत के साथ
फ्रांस है, नेपाल है, पाकिस्तान है, ऐसे और दुनिया भर में बहुत से देश हैं जहाँ बहुत से राजनीतिक दल काम करते हैं। अब बात आती है कि राजनीतिक दलों के कार्य क्या हैं। राजनीतिक दलों के जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो है चुनाव लड़ना। राजनीतिक दलों में प्रत्येक दल का अपना एक संगठन होता है। वो संगठन तय करता है कि चुनाव में किसको उम्मीदवार बनाना है और कौन कौन स्टार प्रचारक होंगे और दल को अपना चुनाव प्रचार किस तरह से करना है। तो ये सब बातें हैं, ये चुनाव लड़ने की जो बात है उसके अंदर आती है। तो ये हर दल का काम होता है कि वो चुनाव लड़े। हाँ, ये महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक दल संवैधानिक तरीके से चुनाव लड़ेंगे, यानी कि वो कोई ऐसा माध्यम इस्तेमाल नहीं करेंगे जो नैतिक ना हो या संविधान की बुनियादी मान्यताओं के विरुद्ध हो, यानी कि वो फेयर इलेक्शन लड़ेंगे। ये राजनीतिक दलों की जो आचार संहिता है उसका हिस्सा है। दूसरा, जब वो चुनाव लड़ते हैं तो जो दल सत्ता में बैठता है उसका काम है सरकार चलाना। सरकार चलाना था, जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती तो अब उसका काम है कि वो देश को चलाए, देश की सरकार को चलाए। तो उसी दल के जो लोग जीत कर आते हैं उन्हें मंत्री बनाए जाते हैं, अलग अलग दायित्व दिए जाते हैं और वो जिस आइडियोलॉजी और जिस मैनिफेस्टो पर इलेक्शन जीत कर आते हैं उनको फिर वो लागू करते हैं। तो राजनीतिक दलों का दूसरा बड़ा काम होता है सरकार चलाना। जो राजनीतिक दल चुनाव में इस जनादेश जिसे नहीं मिल पाता है, उतनी सीटें नहीं मिल पाती हैं जितना कि वो सत्ता में बैठ सके और सरकार चला सके, तब उसकी भूमिका विपक्ष में आ जाती है। विपक्ष की भूमिका जो दल विपक्ष में रहेगा उसका काम होगा कि जो सरकार काम कर रही है उन पर निगरानी रखे। अर्थात अगर सरकार ने कोई गलत फैसला लिया है तो वो उसके ऊपर अपनी टीका टिप्पणी करे, सरकार के गलत फैसले का संवैधानिक दायरे में रहकर विरोध भी करे। तो कुल मिलाकर एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका एक स्वस्थ लोकतंत्र में बहुत ज़रूरी होती है और ये उम्मीद भी की जाती है कि जिस दल को जनता ने विपक्ष के रूप में स्वीकार किया है वो एक अच्छी भूमिका निभाए। ऐसा नहीं कि वो विरोध के नाम पर विरोध करे, जहाँ जरूरी है वहीं विरोध करे, जहाँ सरकार के अच्छे फैसले हैं वहाँ उसका साथ दे। तो ये राजनीतिक दलों का एक बड़ा काम है। अब व्यवहार में वो इसे कितना निभा पाते हैं वो एक अलग बात है। राजनीतिक दलों का एक अन्य काम है कि सदस्यों की भर्ती करना। सदस्यों की भर्ती करने से अभिप्राय है कि राजनीतिक दल एक अभियान चलाते हैं, अपनी सदस्यता अभियान, जिसके जरिए जो नए युवा हैं या लोगों को या बड़ी हस्तियों को अपने यहाँ आमंत्रित करते हैं और उन्हें अपने दल में जोड़ने की कोशिश करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी कहती है कि भाई वो भारत की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। तो कोई भी पार्टी बड़ी तब होती है जब उसके सदस्य बहुत बड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा उसके साथ जुड़े होते हैं, उसका संख्या बल बहुत गहरा होता है, तो वो सबसे बड़ी पार्टी कहलाती है। तो ये हर राजनीतिक दल अपनी कोशिश करता है, उसके संगठन के जो अधिकारी हैं वो प्रभारी हैं, जिम्मेदारी जिन पर होती है वो बराबर इस तरह के अभियान चलाते हैं, दौरे करते हैं जिनमें सदस्यों को जोड़ा जा सके। एक है राजनीतिक प्रशिक्षण कहें या सामाजिकरण कहें, ये काम भी राजनीतिक दलों का होता है। हालांकि ये काम राजनीतिक दल अकेले नहीं करते हैं, समाज में और भी संस्थाएं हैं जो इस तरह की भूमिका अदा करती हैं, लेकिन राजनीतिक दलों का ये भी महत्वपूर्ण काम है कि वो लोगों को राजनीतिक
मुद्दों पर अवेयर करे या राजनीतिक जागरूकता फैलाए, वो लोगों को बताए कि देश और दुनिया में क्या हो रहा है और उन्हें क्या स्टैंड लेना चाहिए, तो उनके सामने जो पूरे परिदृश्य को खोल कर रख देना, ये राजनीतिक दलों का काम है। और इससे लोग राजनीतिक मामलों पर ज़्यादा अवेयर होते हैं, ज़्यादा जागरूक होते हैं और एक जो व्यवस्था में अपनी अच्छे से नागरिक की भूमिका निभा पाते हैं। तो ये बेसिक रूप से हमने आपके सामने 5 काम बताए हैं। ऐसा नहीं है कि राजनीतिक दल इन 5 कामों के अलावा कोई काम नहीं करते हैं, लेकिन हम मोटे तौर पर इन कामों को राजनीतिक दलों के जो प्रमुख कार्यों में शामिल करते हैं। तो ये तो राजनीतिक दलों के बारे में बात हो ही गई है। एक छोटी सी बात और है जो हम थोड़ा चर्चा करना चाह रहे हैं। भारत में कुछ ऐसे विचारक भी रहे हैं, नेता रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जिन्होंने दलीय व्यवस्था का विरोध किया। दलीय व्यवस्था का विरोध किया अर्थात उनका मानना है कि दलीय व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। इनमें सबसे पहले नाम गांधी का आता है, एम.एन. गोयल का आता है और जे.पी. बाबू का, जयप्रकाश नारायण का आता है। तो और भी ऐसे विचारक भारत में ही, ऐसे दुनिया में भी, जहां ये माना गया कि जो राजनीतिक दल होने ही नहीं चाहिए किसी राज्य व्यवस्था में। तो बेसिक रूप से अगर हम इनकी बात करें तो इनका ये मानना है कि राजनीतिक दलों के भीतर दलीय अनुशासन के नाम पर व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आज़ादी का गला घोटा जाता है। जो मुख्य आरोप रहा है कि आप भले आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई नेता है और उसे ऐसा लगता है कि सरकार का कोई फैसला गलत है, लेकिन उसे फिर भी सरकार के पक्ष में बोलना पड़ेगा, क्योंकि जो दल में एक सचेतक का पद होता है वो व्हिप जारी कर देता है। अगर आपने इस फैसले के साथ नहीं खड़े हुए सदन में तो ये माना जाएगा कि आप बागी हो गए हैं और आपकी सदस्यता ही रद्द हो जाएगी। तो उनका मानना है कि ये जो दल हैं, ये कुछ लोग अपनी जो आइडियोलॉजी है वो औरों के ऊपर थोप देते हैं और एक तरह से एक हाई कमान कल्चर हर पॉलिटिकल पार्टी में होती है। वो हाई कमान कल्चर ही लोकतंत्र के नाम पर अपने निर्णय थोपती चली जाती है और फिर अगर वो गलत फैसले होते हैं तो फिर उस देश को नुकसान उठाना होता है। तो यहाँ जो राजनीतिक दलों के आने से कुछ लोगों का मानना है कि जो लोकतंत्र का विचार है वो कमज़ोर हो जाता है। तो ये इनकी अपनी एक आइडियोलॉजी है, लेकिन आज दुनिया में जो दल विहीन व्यवस्था की बात है वो अपने आप में एक तरह से बेमानी है या एक अधूरी बात है। दुनिया भर में राजनीतिक दल काम कर रहे हैं अलग अलग अपने फोरम में। तो ये राजनीतिक दलों के बारे में आज हमारी क्लास है और ये BA फर्स्ट ईयर की क्लास थी। आगे हम नए किसी टॉपिक के साथ हाजिर होंगे आपके सामने, और ये थ्योरी का पार्ट चलेगा, इसलिए हमें ये बताना है हम भारत की राजनीतिक व्यवस्था के दलीय व्यवस्था के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। जब हम उसके बारे में बात करेंगे तब हम आज़ादी से लेकर और आज तक दलीय व्यवस्था में किस किस तरह से क्या क्या बदलाव आए, वो सब बातें इस पर जिक्र होगा। अलग अलग संस्थाओं की क्या भूमिका रही, चुनाव आयोग की, उसकी भूमिका के ऊपर भी बात की जाएगी। तो वो एक अलग है, वो BA सेकेंड ईयर में टॉपिक आता है जब हम भारत की राज व्यवस्था में बात करें। अभी तो हम सिद्धांत की राजनीति को समझा है हमने। धन्यवाद।